हेलो। 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 ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो। यस गाइस, वॉइस एंड वीडियो क्लियर है? जल्दी से कमेंट करो गाइस। गुड इवनिंग एवरीवन। यस, गुड इवनिंग। ओके, बढ़िया। चलो, स्वागत है आप सभी का एग्जाम ओरिजिनल्स के प्लेटफॉर्म पे। चलो फटाफट जल्दी से जल्दी सभी लोग जुड़ जाओ भाई। आज बहुत ही शानदार एक क्लास स्टार्ट होने वाली है जिसका आपको बहुत ही बेसब्री से इंतजार होगा। यस, गुड इवनिंग स्मिता। गुड इवनिंग शैल मेहता। बढ़िया। चलो तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं भाई, अपने सारे फ्रेंड्स को भी मैसेज कर दो क्योंकि आज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है कि जिसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि ये कैसे इससे क्वेश्चन आने वाले हैं। क्योंकि अभी तक की अगर बात की जाए जो हमारा प्रीवियस सिलेबस था, ठीक है, पहले कुछ थोड़ा सा इंट्रो देने वाला हूं आपको मैं इसका। इससे पहले जो हमारा 2020 का सिलेबस था, ठीक है, आपको ये तो पता ही होगा कि ये सिलेबस अभी इस बार ही बदला है, 2024 से ही बदला है हमारा सिलेबस, ठीक है। जो इससे पहले सिलेबस था, 2020 में चेंज हुआ था, उसमें कहीं भी ये उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप जैसा कुछ वर्ड नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप अर्थात उद्यमिता पहली बार हमारे सिलेबस में आया है मध्य प्रदेश के, ठीक है। चलो तो एमपीपीएससी के सिलेबस में पहली बार ये उद्यमिता वर्ड पता नहीं क्यों लाया गया है, ठीक है। डेफिनेटली इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन तो होगा। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो बच्चों जिन्होंने कभी सीयूईटी की कुछ प्रिपरेशन की होगी, सीयूईटी वाले सिलेबस में जरूर लिखा हुआ रहता है ये उद्यमिता वाला वर्ड, ठीक है। सीयूईटी और जो एमबीए की प्रिपरेशन करते हैं ना, वो ये सारी चीज बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। एमबीए में तो खैर स्पेशली ये होना ही चाहिए, ठीक है। चलो, अब बात की जाए हमारे मध्य प्रदेश के सिलेबस की, तो मध्य प्रदेश के सिलेबस में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के सिलेबस में जो हमारा चतुर्थ प्रश्न पत्र है, जो फोर्थ हमारा पेपर होने वाला है, इसके पार्ट बी में यहां पर लिखा हुआ है उद्यमिता, प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास और केस स्टडी। ये पूरा हमारा पार्ट बी लिखा हुआ है एमपीपीएससी के सिलेबस में। डायरेक्ट उसकी इमेज लगाई हुई है यहाँ पर, ताकि सबसे पहले हमें ये तो क्लियरिटी हो जाए कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक मेंशन है। देखो, कभी भी जो भी प्रिपरेशन करते हैं हम, इधर की आप एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करो, चाहे यूपीएससी की, एसएससी की, एनटीपीसी की, जिस भी चीज की प्रिपरेशन करो, सबसे पहले डिकोड करना होता है उसमें हमें सिलेबस, ठीक है। तो इसके सिलेबस की अगर हम बात करें, आपके एमपीपीएससी की फोर्थ पेपर का जो पार्ट बी है, इसकी पहली यूनिट देखो यहां पे लिखा हुआ है उद्यमिता की अवधारणाएं एवं विकास, ठीक है। जो हमारी पहली यूनिट है, सबसे पहले हम यहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। यस, चीजें क्लियर है कि ये पेपर कौन सा होने वाला है। यस, पहले जो चतुर्थ प्रश्न पत्र था, इसमें एक ही चीज लिखी हुई थी और वो होता था हमारा सिंपल सा नीति शास्त्र, जिसे कहा जाता था क्या, इथिक्स। यस, पहले हमारा जो पेपर था उसमें केवल एक ही पार्ट हुआ करता था चतुर्थ प्रश्न पत्र में, जिसे कहते थे हम इथिक्स। बट इस बार इस इथिक्स के पार्ट को एक्चुअली में फोर्थ पेपर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पार्ट ए और पार्ट बी वाली चीज। पार्ट ए में मोस्टली जो इथिक्स वाली चीजें हैं वही रखी गई है, बट जो पार्ट बी आ गया है, ये अब आ गया है मैनेजमेंट वाला, ठीक है। ये एक्चुअली में एमबीए वाला पार्ट आ गया है, बहुत ही सिंपल टर्म्स में आपको समझाऊं तो, ठीक है। चलो, वैसे ये जो प्रबंधन वाली चीज थी ना, मैनेजमेंट वाली चीज, बहुत सारे लोगों ने पटवारी के टाइम पे भी पढ़ा होगा, आई थिंक। जिन्होंने पटवारी की प्रिपरेशन की है उन्होंने प्रबंधन भी पढ़ा होगा अच्छे से, अगर किसी ने की होगी तो, ठीक है। तो ये प्रबंधन वाली चीज वैसे एमपीपीएससी में पहले भी थी, पब एड जैसे बोला जाता था, पब एड पहले सिलेबस में था, बट ये इस जगह पर नहीं था फोर्थ पेपर में हमारे, ठीक है। तो अब फोर्थ पेपर में जुड़ गया है। तो सबसे पहले हम इकाई 1 के सिलेबस के बारे में बात करते हैं, जिसे पढ़ना हमें आज से स्टार्ट करना है,
ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें होने वाली है, सबसे पहले वो सिंपल सा सिलेबस देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे कवर करने हैं हमारे सिलेबस में। देखो, जो मैं सिलेबस आपको यहाँ पे कंप्लीट करने वाला हूं ना, एक एक टॉपिक को लेकर यहाँ पे आपका सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। जैसे सबसे पहले हम जो बात करेंगे, उद्यमिता का सिंपल सा परिचय देखेंगे, इसकी सिंपल सी अवधारणा देखने वाले हैं सबसे पहले नंबर पे, ठीक है। सबसे पहले तो उद्यमिता को समझेंगे कि भाई उद्यमिता होता क्या है। बोल तो दिया हमने एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है ये पता होना चाहिए। एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप में डिफरेंस क्या होना चाहिए, ये चीजें पता होना चाहिए। हाँ, अर्थात उद्यमिता और उद्यम और उद्यमी, इन तीनों में डिफरेंस क्या होना चाहिए। सुनने में तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही वर्ड्स लगते हैं कि उद्यमिता उद्यमी में क्या डिफरेंस होगा, ठीक है। बट ये चीजें हमेशा अलग लेवल पे जाती है जब इन्हें हम थोड़े डीप लेवल पे जाके पढ़ते हैं, तो ठीक है। तो हमें हर एक टॉपिक को बहुत ही डीप लेवल पे पढ़ना है और इतने अच्छे से मेंस को प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि ये जो मैनेजमेंट वाला टॉपिक है ना, ये इतनी इजीली समझ में भी नहीं आएगा। क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं ये नॉन टेक्निकल जो रहते हैं, जनरली बीएससी वाले कुछ पर्सन होते हैं, ठीक है। कुछ मतलब जो जिन्होंने इंजीनियरिंग नहीं की ना, ऐसे भी कई सारे लोग पढ़ते हैं ये एमपीपीएससी वाली चीजें, ठीक है। एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं और उन्हें ये चीजें समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। जिन्होंने ऑलरेडी बी वगैरह किया हुआ है उनको ये थोड़ी चीजें इजीली समझ में आ जाती है, पता नहीं क्यों, क्योंकि वो कनेक्ट कर लेते हैं आई थिंक। बट जिन्होंने ऐसे टेक्निकल चीजें नहीं पढ़ी है, कभी टेक्निकल सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े हैं, उनके साथ ये थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अब हर एक टॉपिक को हम कंप्लीट करने वाले हैं। मेंस के लेवल पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे 2 मार्कर्स के लिए, इसके बाद 7 मार्कर्स के लिए और यहाँ पे 10 मार्कर्स के लिए, ये मैं साथ ही साथ आपको बताते हुए चलने वाला हूं, ठीक है। कि इससे 2 नंबर का क्वेश्चन कैसे आ सकता है, 7 नंबर का क्वेश्चन क्या बनेगा, या फिर 10 मार्क के क्वेश्चन में सामने वाला जो एमपीपीएससी आयोग है ये किस प्रकार का प्रश्न आपके सामने रख सकता है। ये सारी चीज हम एक एक करके कवर अप करते चलेंगे। हर एक टॉपिक को पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। कुछ भी टॉपिक मैं स्किप नहीं करूंगा, चाहे थोड़ा सा टाइम लंबा खिंच जाए, क्लास लंबी खिंच जाए, बट हर एक टॉपिक को डीप लेवल पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे उद्यमिता की अवधारणा और महत्व के बारे में, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक डिस्कस करेंगे। उसके बाद उद्यमशीलता के लक्षण क्या होने वाले हैं, ठीक है। अगर आज हो सका तो ये स्टार्टिंग के जो 3 पॉइंट्स लिखे हैं ना, ये आज की ही क्लास में कवर हम करने वाले हैं, ठीक है। एक तो उद्यमिता की अवधारणा आज ही डिस्कस करेंगे, अगर टाइम बचता है तो महत्व और लक्षण भी आज ही पढ़ लेंगे। कल की क्लास में हम इसके सिद्धांत पढ़ने वाले हैं, इसकी कुछ जो विशेषताएं होती हैं वो सारी चीज डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक और पॉइंट लिखा हुआ है नवाचार। नवाचार को इंग्लिश में कहा जाता है इनोवेशन, ठीक है। बहुत ही अच्छे से आपने ये टर्म सुना होगा, ठीक है। इनोवेशन इंडेक्स भी आता है, जब प्री के लेवल पे तैयारी करते हैं तो हम ये सारी चीज पढ़ते हैं। तो इस इनोवेशन को भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। देन इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, उद्यमशीलता की प्रक्रिया, और इसमें लिखा हुआ है सृजनशीलता, विचार सृजन, अनुवीक्षण, व्यवसाय योजना। ये हर एक टॉपिक को हम डिफरेंट लेवल पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे अब कुछ सिंपल सी चीजें जिन्हें बिना पढ़े भी आप आंसर कर सकते हो, वो होने वाले हैं क्या, नए उद्यम प्रबंधन में मुख्य मुद्दे। देन इसके बाद लिखा हुआ है वैधानिक आवश्यकताएं। अब ये वैधानिक आवश्यकताएं क्या होने वाली है, मतलब एक्ट से रिलेटेड कुछ जो भी चीजें हैं वो सारी आने वाली है, ठीक है। कि अब कुछ नया उद्यम लगाना है तो उसके लिए कुछ एक्ट वगैरह तो नहीं बने हुए कि एक्ट के थ्रू इन सारे उद्योगों को बैन करके रखा है, ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद ये लिखा हुआ है महिला उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियां। तो स्पेशली ये चीजें भी पढ़ने वाले हैं हम कि महिलाओं को क्या दिक्कत आ रही है, जो महिलाएं अभी नया नया बिजनेस स्टार्ट कर रही है, ठीक है। बिजनेस नहीं, एक्चुअली हम इनको बोलेंगे एंटरप्रेन्योर ही, ठीक है। उद्यमी ही बोलने वाले हम, इनके लिए बिजनेसमैन नहीं लगाने वाले हैं वर्ड, ठीक है। चलो, और लास्ट में, सबसे लास्ट में हम कुछ इंडिया के इनिशिएटिव्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें आएगा स्टार्टअप इंडिया, जिसमें आएगा मेक इन इंडिया, और भारत में उद्यमिता के विकास के लिए बढ़ावा देने वाले कुछ संस्थानों के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। और ये सारे टॉपिक्स हमारे 4th पेपर के पार्ट बी के प्रथम यूनिट में मेंशन है, ठीक है। आ गया समझ में। तो ये जस्ट एक छोटा सा डिस्कशन था सिलेबस को लेकर, ठीक है। अभी तक हमने चैप्टर पढ़ना डिस्कस नहीं किया है,
ठीक है, चैप्टर पढ़ना स्टार्ट अभी तक हमने नहीं किया है, सबसे पहले हमने सिलेबस देखा। ये केवल पहली ही यूनिट थी, इसके बाद की जो यूनिट है जब हम उन पर चर्चा करेंगे, ठीक है, मतलब जब हम उन्हें पढ़ने वाले रहेंगे उन्हें अलग से मैं आपको बता दूंगा कि बाकी यूनिटों में भी क्या क्या चीजें लिखी हुई है, बट इसका हर एक टॉपिक कवर करवाऊंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। चलो बस ध्यान से सुनते हुए चलना, चीजों को समझते हुए चलना, और एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना, इस पूरे सिलेबस में, इस पूरे चैप्टर में हमें एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना है, और वो क्या होने वाले हैं, हमें हमेशा याद रखना है इस पूरे चैप्टर में उदाहरणों को, ठीक है। जितने भी एग्जाम्पल है ना, इन एग्जाम्पल को कभी मत भूलना भाई, क्योंकि इस चैप्टर की जो जान है ना वो एग्जाम्पल्स ही होने वाले हैं, ठीक है। इस चैप्टर में एग्जाम्पल जरूर देना है हमें, बहुत ही अच्छे से याद रखना। पहले भी जो पेपर्स हुआ करते थे इथिक्स वाला, जो इथिक्स का चौथा पेपर था ना, आपने इथिक्स पढ़ा है, तो उस इथिक्स में सबसे ज्यादा जो एक जान डाल देता है ना, आंसर में जो जान डालने वाली चीज है ना, वो रहती है आपके एग्जाम्पल, इथिक्स के पेपर में स्पेशली। आप हिस्ट्री में एग्जाम्पल इतने अच्छे से नहीं डाल सकते, ज्योग्राफी में एग्जाम्पल, या ज्योग्राफी में तो आप चीजें लिख सकते हो कि भाई हाँ ज्वालामुखी है तो ज्वालामुखी का नाम लिख सकते हो, बट जो एग्जाम्पल चलते हैं ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं इथिक्स के पेपर में, और अब दूसरे नंबर पे होने वाले हैं इस इथिक्स का ही मतलब फोर्थ पेपर के पार्ट बी में, ठीक है। तो इसमें उदाहरण हमें रखना आना चाहिए, बहुत ही अच्छे से आप इसको समझ सकते हो। अभी तक कोई भी इशू है पेपर से रिलेटेड, कुछ भी समस्या, ये तो समझ में आया ना कि कौन से पेपर की बात कर रहे हैं, कौन से चैप्टर की बात कर रहे हैं हम। यस, जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, यस यस सर लिखकर भेज दो अगर चीजें समझ में आई होगी इतनी तो। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि डायरेक्ट चैप्टर को। यस, कमेंट करो जरा जल्दी से, ये चीज समझ में आई? यस शैल, यस स्मिता, क्लियर हुई चीजें, कौन से चैप्टर की बात करें? या शुभम, जल्दी से कमेंट करो गाइस। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलो तो आगे अब हम बढ़ने वाले हैं, और सबसे पहले अब जो देखने वाले हैं हम, वो होने वाला है हमारा ये उद्यमिता वाली चीज, ठीक है। ये देखो टॉपिक पहला दिख रहा है हमारा, इकाई 1 की पहली चीज अब हम पढ़ने वाले हैं। यस शुभम, चीजें समझ में आई बेटा? कौन सी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सा चैप्टर है ये, चीजें क्लियर हुई? चलो पेपर 4 के बारे में, पार्ट बी के बारे में, पहली यूनिट के बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं। चलो तो जरा जल्दी से अब पहले बात करते हैं इस उद्यमिता के बारे में, ठीक है। उद्यमिता मतलब सिंपल सा इंग्लिश में इसे बोला जाता है एंटरप्रेन्योर, ठीक है। चलो तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, पहले जरा जल्दी से अगर कुछ भी नॉलेज हो कि एक उद्यमिता क्या होने वाला है, ठीक है। रुको, सबसे पहले एक डाउट मैं आपको ये दूर करने वाला हूं, एक सेकंड रुको। चलो तो सबसे पहले एक चीज सुनो, 3 टर्म हम अब यूज करने वाले हैं। एक तो टर्म हो गया ये हमारा उद्यमिता, ठीक है। हाँ, सबसे पहले, हाँ 3 टर्म इस पूरे चैप्टर में हमें 3 टर्म यूज करने वाले हैं हम। एक तो हो जाएगा हमारा उद्यमिता, दूसरा हो जाएगा हमारा उद्यमी, ठीक है, और तीसरा जो टर्म होगा इसे बोलने वाले हैं हम, क्या इसे बोलने वाले हैं, उद्यम, ठीक है। ये 3 टर्म इस पूरे चैप्टर में हम यूज करेंगे, और सबसे ज्यादा जो यूज करने वाले हैं वो यूज करने वाले हैं इस उद्यमिता को, क्योंकि हमारे सिलेबस में उद्यमी और उद्यम इतने अच्छे से नहीं लिखा हुआ है जितने अच्छे से उद्यमिता लिखा हुआ है। तो इस उद्यमिता को हम बोलने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। इसे क्या बोलने वाले हैं, इसे बोलने वाले हम एंटरप्रेन्योरशिप, और जो उद्यमी रहेगा इसे बोलेंगे हम एंटरप्रेन्योर, ठीक है। और तीसरे का मतलब तो आपको पता ही है, उद्यम क्या होते हैं, उद्यम को आम भाषा में हम बोल देते हैं इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब बात की जाती है सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप की, ठीक है। तो सबसे पहले उद्यमिता की तरफ चलते हैं, उद्यमिता क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। यस, चलो तो इसे बहुत ही सिंपल लेवल पे चलते हैं, बहुत ही साधारण शब्दों में आपको मैं समझाता हूं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। कि अब एक पर्सन है भाई, ठीक है, जैसे कि अभी हम हैं, ठीक है, अभी हम हैं, हमने क्या किया है भाई, अभी हम सोच रहे थे एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, थोड़े दिन बाद हमें लगता है कि भाई एमपीपीएससी तो अभी मन नहीं कर रहा हमारा, ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें घोटाले चल रहे हैं, ठीक है। हाँ जैसे इमेजिन ऐसा सोचा हमने, ठीक है, घोटाले चल रहे हैं, हम एमपीएससी छोड़ देते हैं और अब हम करेंगे कुछ नया काम, ठीक है। नया काम करने वाले हैं तो नए काम के लिए चाहिए सबसे पहले हमें पैसा,
ठीक है, बिल्कुल सही बात है। कुछ भी आप कार्य करते हो तो उसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कैपिटल। ठीक है, जब तो आप कुछ काम शुरू कर पाओगे, आपको इसलिए सबसे पहले चाहिए कैपिटल। देन इसके बाद हमें क्या करना है ये भी सोचना पड़ेगा। सबसे पहले तो एक्चुअली में यही सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। एमबीपीएससी नहीं करना तो अब हमें क्या करना है ये सोचना पड़ेगा। अब सोचा हमने कि भाई मैं एक बिजनेस करूंगा, एक बड़ा सा रेस्टोरेंट डालने वाला हूं, रेस्टोरेंट में ये सारी चीजें करने वाला हूं। तो उस रेस्टोरेंट को डालने के लिए, ठीक है, हाँ अभी बिजनेस की बातें चल रही है, रेस्टोरेंट को डालने वाला हूं मैं। तो इस रेस्टोरेंट में मेरा क्या खर्चा लगेगा, क्या चीजें कैसे रखना है, कौन कौन से किस किस पर्सन को, शेफ कौन होने वाला है, सारी चीज सोचूंगा, उसके बाद में पैसा लगाऊंगा। बट यहां पे बात आती है अगर एंटरप्रेन्योर की, तो एंटरप्रेन्योर में उद्यमी के अंदर देखो, ये जो पूरी चीज हो रही है ना, प्रोसेस जो हो रही है, इसे बोलेंगे हम उद्यमिता। और जो पर्सन होगा जो ये सारा काम कर रहा है उसे बोलेंगे हम एक उद्यमी। सबसे पहले तो ये डिफरेंस याद रखना। एंटरप्रेन्योर मतलब एक पर्सन होने वाला है, मतलब मैं जो स्टार्टअप लेकर आ रहा हूं ये मैं हो गया एंटरप्रेन्योर मतलब उद्यमी। और ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है इसको मैं बोल रहा हूं उद्यमिता मतलब एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं आई थिंक। ठीक है, तो अब एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप वाली चीजों को साइड करते हैं, अब सिंपल सी चीज बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की। ठीक है, तो इसमें बस इतनी सी चीज याद रखना, खुद का मैं अब एक व्यवसाय स्टार्ट करने वाला हूं, खुद का कुछ चीजें मैंने सोची है और व्यवसाय मुझे स्टार्ट करना है। अब इसके लिए पहले तो मुझे जरूरत है पैसे की। ठीक है, पैसे मिल जाएंगे तो इसका मतलब ऐसा तो होगा नहीं अगर आपके पास पैसा होगा तो आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे, बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बन जाओगे, इसका मतलब ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पैसे का इफेक्ट जरूर पड़ता है बट डायरेक्टली नहीं। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है बट फिर भी वो एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? उसके पीछे रीजन होता है कि अगर उनके पास पैसा नहीं है तो पैसा तो वो उधार मांग कर भी लगा सकते हैं, भाई लोन ले लेंगे किसी जगह पर जाके, लोन लिया और उससे साथ क्या स्टार्ट कर दिया, अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। मतलब एंटरप्रेन्योर का मतलब केवल ये नहीं है कि वो अपना पैसा लगा दे। एंटरप्रेन्योर इसके बाहर की कोई चीज है। तो बाहर की चीज क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप में याद रखना कि ये पूरी एक उद्यमिता जो है ये व्यवसाय स्थापित करने की प्रक्रिया तो है, ये चीज तो हमें समझ में आई है। ठीक है, और जो व्यक्ति स्थापित कर रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं? उद्यमी कह रहे हैं। और जो इसके कारण जो इकाई बन जा रही है उसे हम क्या बोल रहे हैं? उद्यम बोल रहे हैं। इतनी चीज तो हम समझ चुके थे पहले भी। ठीक है, उद्यमशीलता, उद्यमी और उद्यम, ये तीन चीज तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब लेकिन यहां पे कुछ और पॉइंट्स ऐड होते हैं। और पॉइंट्स क्या ऐड होने वाले हैं कि एक जो पर्सन है जो अब स्टार्टअप लगा रहा है उसके अंदर कुछ बेसिक सी रिक्वायरमेंट है, कुछ बेसिक से उसके गुण होने चाहिए जिसके आधार पर हम उसे क्या बोलेंगे? एक उद्यमी। अब जैसे कि एक सबसे इंपॉर्टेंट जो लक्षण होने वाला है, आगे चलकर हम इसे सुनेंगे भी, वो होने वाला है क्या? जोखिम उठाना। ठीक है, एक जो पर्सन होता है ना, जो उद्यमी होने वाला है, उसके अंदर ये हिम्मत होनी चाहिए कि वो किसी जगह से 20 लाख का लोन ले ले और बोल देगा कि हाँ मैं एक साल में 10% के हिसाब से इसे वापस कर दूंगा। ठीक है, उसे ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि भाई डूब गए तो क्या। आपने कुछ प्लान बनाया है और वो प्लान किस चीज पर बेस्ड होने वाला है? वो बेस्ड होने वाला है इस पर जिसे बोलने वाले हम इंग्लिश में इनोवेशन, हिंदी में बोलने वाले हैं नवाचार। ये कुछ बेसिक से गुण होते हैं जिनके आधार पर वो व्यक्ति बाकियों से अलग बनता है और इसलिए वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज उसमें होना चाहिए और वो होने चाहिए क्या? रचनात्मकता। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से एलिमेंट उसके अंदर होने चाहिए, कुछ बेसिक से गुण उस पर्सन के अंदर होने चाहिए, केवल पैसा मैटर नहीं करता है। ठीक है, आया समझ में? तो ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस एंटरप्रेन्योरशिप को ही, कि एक एंटरप्रेन्योर एक्चुअली में होता क्या है, कैसे हमें वो डेफिनेशन लिखनी है। आमतौर पर हम क्या लिख के आते हैं अगर हमें सब्जेक्ट पढ़ते नहीं तो, कि भाई जो पर्सन है व्यवसाय स्टार्ट कर रहा है उसे बोल दिया हमने एंटरप्रेन्योर। शार्क टैंक वालों ने हमें इतना सिखाया है। ठीक है, बट
एंटरप्रेन्योर इससे कहीं ज्यादा आगे होता है। उसके अंदर नवाचार वाले गुण होना चाहिए, उसके अंदर जोखिम उठाने वाले गुण होना चाहिए, उसके अंदर धैर्यशीलता होना चाहिए कि भाई थोड़ा सा वेट करे, उसे मांग और आपूर्ति के अकॉर्डिंग अपने को ढालने वाला होना चाहिए, उसे मार्केट की सारी चीजों के बारे में जानकारी होना चाहिए, उससे सारी परिस्थितियों के बारे में पहचानना आना चाहिए, उसमें प्रबंधन का गुण होना चाहिए, उसके अंदर सारे लोगों को समन्वित करने का गुण होना चाहिए, उसको मार्केट में आने वाले बदलाव के बारे में पहचानना आना चाहिए। जब ये सारी चीज वो सीखेगा तब वो कहलाएगा एक एंटरप्रेन्योर, और जब वो ये सारी चीज सिखाएगा तब ही वो अपना एक उद्यम रन कर पाएगा, इसलिए वो एंटरप्रेन्योर अब कहलाने वाला है। आया समझ में? कैसा लगा इंट्रो इसका? बहुत ही सिंपल सा, ठीक है। हाँ, हम ये चीजों को बहुत लाइट लेवल पर ही पढ़ रहे हैं, अभी स्टार्टिंग की पहली क्लास है, क्योंकि पहले दिन में ही अगर चीजें एकदम खतरनाक आ जाएगी सिद्धांत के लेवल पे तो हमें चीजें समझ में नहीं आएगी, इसलिए हम बहुत ही स्लो तरीके से इसे स्टार्ट कर रहे हैं, एक एक चीज को समझते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो, तो अब देखो, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है सिंपल से दो नेम लिखे हुए हैं। अब ये दो नेम क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट है हमारे 2 मार्क्स के लिए। ये देखो 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बहुत ही ज्यादा, कि फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप किसे कहा जाता है? तो जोसेफ शुम्पीटर करके एक पर्सन है, इन्हें कहा जाने वाला है फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एकदम स्टार मार्क्ड क्वेश्चन है, 2 नंबर के क्वेश्चन में ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास हार्डली 20 वर्ड्स रहेंगे, ठीक है, 1-2 लाइन में आपको आंसर लिखना है। तो पीएससी वाले क्वेश्चन कुछ ऐसे ही बनाते हैं कि 1-2 लाइन में कंप्लीट हो सके। अब एंटरप्रेन्योरशिप के गुणों के बारे में तो नहीं पूछेगा कि सारे गुण बताओ, हो सकता है 2 गुण पूछ ले, ये संभव है, बट जनरली क्वेश्चन कुछ ऐसे फैक्चुअल लेवल पे आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये एक चीज पढ़ ली, फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कौन होने वाला है? जोसेफ शुम्पीटर होने वाले हैं। और इंडिया के टर्म में अगर हम बात करें तो मिस्टर वीजी पटेल जी जो होने वाले हैं, ये होने वाले हैं क्या? फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। आया समझ में? ठीक है, मतलब भारत के एंटरप्रेन्योरशिप के उद्यमशीलता के बारे में बात करें तो वी के पटेल साहब और जोसेफ शम्पीटर होने वाले हैं फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। आई थिंक इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी। चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के विकास के बारे में। तो अब एंटरप्रेन्योरशिप भाई ऐसा तो है नहीं कि 2024 के सिलेबस में जुड़ा तो 2024 में एंटरप्रेन्योरशिप आया, ऐसा तो है नहीं। पुराने टाइम से, पुरानी जो एंशिएंट हिस्ट्री आ रही है, हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला टाइम पीरियड था, तब से ऐसे कुछ उद्यमी आ रहे होंगे, बिल्कुल सही बात है। तो पुराने टाइम पे जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, उस टाइम पे कुछ रिटन एविडेंस तो मिलते नहीं हमें जिसे हम समझ पाए, ठीक है। हाँ, क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट हम पढ़ नहीं पाए, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट को। बट जब ऋग्वेद की बात की जाती है तो इसमें उल्लेख मिलता है हमें वर्णों का, कई सारे पुरुष सूक्त में, ठीक है। देन इसके बाद और आगे बढ़ते चले जाओ तो चीजें बनती हुई जाती, लिखा हुआ रहता है कि भाई पुराने टाइम पे जो वैश्य कम्युनिटी होती थी, इन्हें उद्यमी का टैग दिया जाता था, ठीक है। तो ये चीजें पुराने टाइम से चलती आ रही है। बट अभी मॉडर्न वर्ल्ड की बात करो तो सबसे पहले ये जो उद्यमी वाली चीज लेकर आने वाले हैं, ये लेकर आने वाला है हमारी एक सबसे पहली कंट्री, जिसको कह रहे हैं हम फ्रांस, ठीक है। हमेशा फ्रांस हर चीज में आगे रहता है भाई, ठीक है। हाँ, तो फ्रांस की बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। फ्रांस ने सबसे पहले यहाँ पे वर्ड लेकर आया है एंटरप्रेन्योरशिप वाला, ठीक है। तो बहुत अच्छे से याद रखना कि एंटरप्रेन्योरशिप वाला वर्ड जो 18वीं शताब्दी में लेकर आए हैं, ये कौन लेकर आया है? फ्रांस लेकर आया है। वैसे पुराने टाइम पीरियड पे जो लोग सेना में काम करते थे ना, आर्मी में काम करते थे, उन आर्मी में काम करने वाले लोगों को भी एंटरप्रेन्योर कहा जाता था। देन इसके बाद 17वीं शताब्दी में आर्मी वाले, 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में क्या हो गया था? जो लोग ट्रेड किया करते थे, एक से दूसरी जगह खरीदा, दूसरी जगह बेच दिया, इनको क्या कहा जाने लगा था? इनको कहा जाने लगा था क्या? इनको भी कहा जाने लगा था एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। तो ऐसी कुछ हिस्ट्री के बारे में भी चर्चा की जाती है, बट हिस्ट्री हमारे सिलेबस में डायरेक्ट लिखा नहीं हुआ है, तो एंटरप्रेन्योर की हिस्ट्री तो के बारे में हमें डायरेक्ट पूछा नहीं जाएगा। अब आ जाते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे एक पर्सन लिखा हुआ है जिसका नाम है रिचर्ड कैंटिलोन, ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखेंगे हम। सर्वप्रथम इन्होंने ही कहा था कि
जो जोखिम पूर्ण गतिविधियां करते हैं वही उद्यमी कहलाते हैं। ठीक है, सबसे अभी तक क्या सेना की बात कर रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं ठेकेदारों की, जो ठेकेदार हुआ करते थे इनको उद्यमी बोल देते हैं। बट सबसे पहले जो सबसे सही बात की थी वो की थी इस पर्सन ने, जिनका नाम था रिचर्ड कैंटिलोन ने। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था, यह उद्धृत किया था कि जोखिम पूर्ण गतिविधियों को उद्यमियों से जोड़कर देखा जाए। ऐसे लोग उद्यमी नहीं होते हैं, ऐसे लोग एंटरप्रेन्योर नहीं होते हैं, जिन्हें पता है ये चीज बननी है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उन्होंने कर लिया और कुछ भी जोखिम नहीं लिया। उन्हें लगा कि भाई कल को दिक्कत होती है, तो उन्होंने वापस से अपना पैकअप किया और पैसा निकाल लिया उस जगह से। ऐसे लोग एंटरप्रेन्योर नहीं कहलाते। एंटरप्रेन्योर वही कहलाएगा जो जोखिम पूर्ण गतिविधियों को करने के लिए तैयार रहेगा। अब जोखिमपूर्ण गतिविधियां क्या होती हैं? ठीक है, तो जोखिमपूर्ण गतिविधियां ऐसी होती है कि भाई कल को मैंने सोचा कि अभी तक सारी चीज चल रही है, अभी तक जो चीजें हो रही है, जोमेटो जो काम कर रहा है, बाइक से एक पर्सन को भेजता है। ठीक है, बाइक से उसने एक रेस्टोरेंट से खाना उठाया और बाइक से डिलीवर कर दिया दूसरी जगह तक। ठीक है, अब ये एक चीज हो गई। कल को मान लो मेरे मन में एक आइडिया आता है कि नहीं भाई मैं तो कुछ और अच्छा करूंगा, बाइक वाले तो ट्रैफिक में फंस जाते हैं, अब मैं काम करूंगा, मैं यूज करूंगा ड्रोन्स का। ठीक है, हाँ भाई किसी के मन में आइडिया तो आएगा कभी ना कभी। ठीक है, तो उसने क्या किया, अपना स्टार्टअप चलाया, बोला कि ड्रोन से मैं क्या करवाऊंगा, सप्लाई करूंगा यहाँ से फूड की, और कल से ऐसा स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, उसने उसके लिए पैसा लगा लिया। ठीक है, पैसा उधारी ले लिया। अब भाई ड्रोन सस्ते तो आते नहीं है, पैसे में खरीदेंगे, फिर प्लान बनाएगा, बहुत सारी टीम रखेगा। अब लेकिन उसे ये पता नहीं है कि मैं ड्रोन से ये जो डिलीवर करने वाला हूँ फूड, ये मेरे लिए सस्ता पड़ेगा, इकोनॉमिकल वे में पड़ेगा। हो सकता है कि लोगों को ये पसंद भी ना आए, वो पसंद ना आएगा, तो मेरा जो बिजनेस रहेगा, पैसा रहेगा, वो डूब जाएगा। तो ये जो जोखिम लेने वाली है प्रवृत्ति, ये ही देखी जाएगी एक एंटरप्रेन्योर में। ठीक है, अगर उसमें ये जोखिम पूर्ण प्रवृत्ति नहीं रही, तो वो ये ड्रोन वाला कभी भी एक जो नया स्टार्टअप है ये लेकर ही नहीं आएगा। भाई जो जोमेटो लेकर आया है ये भी, या फिर स्विगी लेकर आया है, ये भी तो कभी मन में थॉट लेकर आए होंगे, इन्होंने भी तो जोखिम लिया होगा कि भाई इतने सारे लोगों को अगर हम रख रहे हैं किसी काम के लिए, तो उन्हें पैसा तो देना पड़ेगा, और अगर ये बिजनेस नहीं चला तो हमारा पैसा कहाँ जाएगा। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री होती हैं, ऐसी कंपनीज होती हैं जो स्टार्टिंग में माइनस में ही, लॉस में ही अपनी चीजों को चलाती रहती है। ठीक है, जो हमारी जोमेटो भी है ना, ये भी स्टार्टिंग में लॉस में ही चीजें चला रही थी। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं। ठीक है, बट इनके साथ पॉजिटिव पॉइंट यही रहता है कि इनके जो मालिक होते हैं उनमें एक क्वालिटी रहती है, और वो क्वालिटी ये है कि वो जोखिम को लेने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि भाई थोड़ा सा 100-200 करोड़ का लॉस हो गया तो हम तो खत्म ही हो जाएंगे। ठीक है, और वो अपने मन में बना के रखते हैं कि भाई मेरा जो आइडिया है, ये आइडिया एकदम रचनात्मक है, और इसमें मैं बहुत ही नया काम कर रहा हूं, एकदम नवाचार लेकर आ रहा हूं, इनोवेशन है बहुत ही अच्छा, और आज नहीं तो कल ये लोगों को समझ में आएगा, और अगर लोगों को समझ में आ गया तो वो लोग इसका यूज करेंगे, और तब जाके मेरी जो कंपनी रहेगी ये प्रॉफिट में आ जाएगी। बट इतने टाइम पीरियड तक तो उसे पॉज करके रखना ही पड़ेगा, कम से कम 6 महीने का लॉस तो उसे झेलना ही पड़ेगा। और ये प्रवृत्ति होती है जो एक एंटरप्रेन्योर को एक्चुअली में पैसे वाला बनाती है। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो तो ये रिस्क ले लेता है, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में थॉट्स तो बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, थॉट्स बहुत ज्यादा होते हैं, नए नए आइडियाज लेकर आते हैं, बट वो इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास जोखिम लेने का यहाँ पे दम नहीं होता है। बहुत सारे लोग मिलने वाले हैं आपको अपनी लाइफ में जिनके पास आइडियाज एक से एक हैं, बट वो कभी इंप्लीमेंट नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास जोखिम नहीं था, जोखिम को झेलने की प्रवृत्ति नहीं थी, पावर नहीं थी। ठीक है, चलो तो आगे हम इसे डिस्कस भी करेंगे। अब यहाँ पे बात की जाए, इंग्लैंड में इस समयावधि के दौरान औद्योगिक क्रांति का आविर्भाव हो रहा था। यहाँ भी उद्यमियों को जोखिम उठाने वाला तथा संसाधनों को ट्रांसफॉर्म करने वालों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के रूप में चिन्हित किया गया। ठीक है, तो ये सब हिस्ट्री की बात हो रही है। अभी तक हमने एंटरप्रेन्योर का एक गुण ही देखा है, जो हमने बोला है जोखिम निभाने वाला, जोखिम उठाने वाला। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में और देखते हैं। अतः हम कह सकते हैं इसकी अवधारणा को लेकर
चलो, तो यहां पे देखो 1950 की समयावधि में इकोनॉमिस्ट द्वारा उद्यमिता के संदर्भ में अनेक परिभाषाएं तथा उद्बोधन लिखे गए। चलो, तो अब यहाँ पे परिभाषा देखने वाले हैं जो हमें यहां पर पेपर में लिखकर आना है। 2 मिनट रुको, इसके बाद अगली स्लाइड पर है वो सारी परिभाषाएं। फ्रेंच इकोनॉमिस्ट यहाँ पे नाम लिखा हुआ है जीन बैप्टिस्ट, देन इसके बाद लिखा हुआ है रिचर्ड कैंटिलर, आदि सभी ने उद्यमिता और आर्थिक विकास पर इसके प्रभावों के बारे में लिखा और बहुत सारी परिभाषाएं दी। ठीक है, चलो तो जरा परिभाषाएं देखने वाले हैं, उसके पहले एक सिंपल सा अर्थ देख लेते हैं और उद्यमिता को समझ लेते हैं। ठीक है, चीजों को आप चाहो तो नोट करते हुए चल सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं चीजों को बहुत जल्दी भगा नहीं रहा हूं, तो चाहो तो आप नोट भी कर सकते हो। और इसके अलावा एक चीज के ऊपर बिल्कुल टेंशन ना लें, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी 100%, इसके ऊपर कोई भी डाउट ना रखें। पीडीएफ आपको अवेलेबल रहेगी, आप वहां से उतार के इसे कॉपी भी कर सकते हो। हाँ, अपने वर्ड्स में जरूर लिख लेना, क्योंकि जो एग्जाम्पल बोलूंगा ना मैं वो इसे यहां पर मेंशन नहीं करूंगा। एग्जाम्पल तो आपको यहाँ पे लाइव देने वाला हूं, तो आप लोग एग्जाम्पल जरूर लिख लिया करना। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है उद्यमिता का अर्थ। तो उद्यमिता एक कार्य विधि है एवं भावना का समन्वय है। यह मात्र जीविकोपार्जन की एक कार्य प्रणाली नहीं है, अपितु कौशल और व्यक्तित्व विकास की तकनीक भी है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है जो एंटरप्रेन्योर रहेगा वो एक बिजनेस डाल लेगा, छोटा सा रेस्टोरेंट बनाएगा, पैसा कमाएगा और मस्त बढ़िया जिंदगी जिएगा। बट एक्चुअली में एंटरप्रेन्योर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलो तो एंटरप्रेन्योर क्या होने वाला है? एंटरप्रेन्योर हमेशा उसकी प्रवृत्ति ऐसी रहेगी कि भाई एक रेस्टोरेंट खोला कुछ नए वे में। ठीक है, पुराने टाइम से जो चलते आ रही थी कि भाई रोटी देंगे, आपको सब्जी देंगे, सब्जी प्रोवाइड करेंगे। बट आज के टाइम पे देखो बहुत सारे ऐसे लोग हो गए, ये क्या करते हैं, वैन बना ली। ठीक है, आपने देखा होगा अभी नए नए स्टार्टअप चल रहे हैं। ठीक है, पहले पुराने टाइम पे सोचो कि 2000 के टाइम पे कभी आपने ऐसा सोचा था कि एक पर्सन आएगा, रोड के साइड में वैन लगाएगा और उस वैन में आपको सारी चीज मिल जाएगी। ठीक है, पालक पनीर से कढ़ाई पनीर से लेके मंचूरियन तक हर एक चीज अवेलेबल होगी उस वैन के अंदर। क्या कभी 2000 के टाइम पीरियड पे ऐसा किसी ने सोचा होगा? नहीं सोचा होगा। बट उस पर्सन ने सोचा, उसके मन में थॉट आया कि मैं एक वैन बनाऊंगा, उसके अंदर सारी चीज अवेलेबल करवाऊंगा और बिल्कुल ये क्या रहेगी, बिल्कुल मोबाइल रहेगी। मोबाइल मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक, आज यहाँ पे खड़ी है कहीं किसी दूसरी जगह पे खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो सोचो ये जो थॉट लेकर आया है वो एंटरप्रेन्योर है बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि उसने क्या लाया, नवाचार लेकर आया। दूसरा चीज क्या, एक उसने उसने ये भी सोचा होगा, उसने जोखिम भी लिया होगा। भाई जोखिम कैसे, इतनी बड़ी वैन बना रहा है, उसका खर्चा भी तो आया होगा। भाई एक वैन के अंदर वो सब्जी भी बना ले रहा है, वहां पे तंदूरी रोटी भी बना ले रहा है, तो ये सब चीजें पॉसिबल करने के लिए उसको लगा होगा पैसा। तो उसने जोखिम भी तो लगाया, कल को मान लो नहीं चलता तो वैन कहां बेचता। आया समझ में? तो जोखिम भी लिया, उसने कुछ नया तरीका भी लेकर आया, तब उसका बिजनेस आज के टाइम पे चल पाया। अब उसके अंदर की एक और खासियत होने वाली है ये कि वो आज इस एक वैन पे नहीं रुकने वाला है, वो ऐसी ही कई सारी वैन बनाएगा। एक वो खड़ी करने वाला है भोपाल के मेन एरिया में जो होने वाला है एमपी नगर, दूसरी वैन वो लगाएगा कोलार वाले एरिया में, तीसरी वो वैन खड़ी करने वाला है कहाँ पे, जो बैरसिया वाला एरिया वहां पे जाके, और चौथी एक और वैन लगाएगा, वो खड़ी कर देगा आपका अयोध्या बाईपास वाले एरिया में। और इसीलिए हमेशा एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो किसी सीमित क्षेत्र में नहीं रहता है, धीरे धीरे जो एंटरप्रेन्योर होता है वो और ज्यादा पैसे वाला बनता जाता है। आया समझ में? क्योंकि उसका जो माइंड है वो हमेशा पैसा कमाने से ज्यादा एक चीज फोकस रखता है कि अपने बिजनेस को कैसे एक्सपांड किया जाए। ठीक है, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो ऐसा नहीं सोचता है कि भाई मुझे तो बस एक वैन खड़ी कर दूं, इससे पैसे से खुश हो जाऊंगा। वो हमेशा उसकी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि और ज्यादा इन चीजों को सीखे और ज्यादा चीजों को इनको विस्तृत लेवल पे लेकर जाए। ठीक है, तो याद रखना उसका व्यक्तित्व ही ऐसा हो जाने वाला है और वो धीरे धीरे कौशल भी सीखते जाने वाला है। आर्थिक क्षेत्र में परंपरागत रूप में उद्यमिता का अर्थ व्यवसाय एवं उद्योग में निहित विभिन्न अनिश्चितताओं एवं जोखिमों का सामना करने की प्रवृत्ति है। जो व्यक्ति जोखिम वहन करते हैं उन्हें उद्यमी कहते हैं। ठीक है, तो एक तो ये जोखिम वर्ड वाला हो गया। अब जोखिम का और एग्जांपल देता हूं। ठीक है, जब कोरोना टाइम आया था, ठीक है, कोरोना सबसे बेस्ट एग्जांपल भाई। जब भी उद्यम की बात करो, कुछ भी ऐसे एग्जांपल लेना हो जोखिम वाले,
एक टाइम उठा लो, कौन सा, कोरोना टाइम पीरियड 2020 के आसपास का, ठीक है। अभी रुको, इसको थोड़ी देर बाद इसके एग्जांपल दूंगा, बहुत सिंपल सिंपल, कि आपको चीजें कनेक्ट हो जाए। अभी तक भी जो सारे एग्जांपल दिए हैं मैंने, वो बिल्कुल ऐसे एग्जांपल दिए हैं मैंने जिसको आप डायरेक्टली कनेक्ट कर दोगे। 100% आप ये सारी चीज समझ पा रहे होंगे, जितना मुझे लगता है, ठीक है। क्योंकि ये सब लाइव एग्जांपल है भाई, सभी को पता है, ऐसी कई सारी इवेंट खड़ी होती हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, आधुनिक युग में उद्यमिता का आशय गतिशील आर्थिक वातावरण में सृजनात्मक, ये देखो अब दो नए वर्ड और आने वाले हैं। ये क्या लिखा हुआ है, सृजनात्मक और नव प्रवर्तनकारी, ठीक है। तो अब ये सृजनात्मक और नव प्रवर्तनकारी क्या होता है, ठीक है। तो अब ये क्या हो रहा है, तो इसे देखते हैं भाई सिंपल सा, कि एग्जाम्पल के थ्रू, कि सृजनात्मक और नव प्रवर्तनकारी क्या होने वाला है। नव प्रवर्तनकारी मतलब कुछ नया, कुछ लेकर आ जाओ। पुराने टाइम पीरियड पे क्या हो रहा था, हाँ, पुराने टाइम पीरियड पे भाई जो हमारा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, वो कैसे प्रोड्यूस हो रही थी, केवल एक ही रास्ता हुआ करता था भाई, हम लकड़ी जलाते थे। बट किसी ने तो सोचा होगा कि भाई हम न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे, ठीक है, और न्यूक्लियर एनर्जी हम लेकर आएंगे, तो एनर्जी तो मिल रही है, बट उसके अंदर अब नवाचार आ चुका है, ठीक है। और इसको ही हमने कह दिया कि भाई ये तो एकदम सृजनात्मक चीज हो गई है, कि अगर पूरा ही परिवर्तन आ जाए तो सृजनात्मक चीज हो गई, नया कुछ बना रहे हैं, ठीक है। तो इसको ही हम इंक्लूड करते हैं किसमें, उद्यमिता में। एक उद्यमी के अंदर ये सृजनात्मकता वाली चीज, नवाचार वाली चीज बहुत अच्छे से बिल्टअप होनी चाहिए, ठीक है। आया समझ में, क्योंकि अधिकांशतः जो बिजनेस होते हैं वो नवाचार के कारण ही चल पाते हैं, ठीक है। अगर एक नॉर्मल रेस्टोरेंट है, ठीक है, एक सिंपल सा रेस्टोरेंट है, अब जैसे कि आप एग्जांपल ले लो बापू की कुटिया, इसकी डिफरेंट डिफरेंट फ्रेंचाइज चल रही है अलग अलग शहरों में, ठीक है। बट हर जगह जो उसकी फ्रेंचाइज चल रही है, फ्रेंचाइजी वो ओपन कर रहा है, वो एक बार उद्यमी जरूर कहलाया होगा। बट अगर वो एक ही चीज को बार बार दूसरी जगह पर भी सेंटर्स पे ले जाकर जा रहा है, तो इसे हम उद्यमी नहीं कहेंगे, उसकी उद्यमशीलता नहीं कहेंगे। उद्यमशीलता तो तब होती जब वो एक जगह बापू की कुटिया लगाएगा, दूसरा कुछ इनोवेशन लेकर आएगा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, आया समझ में, दूसरी कुछ एक और चीज वो अपनी इस्टेब्लिश कर रहा है, जो कि किसी डिफरेंट फील्ड में होनी चाहिए। तो इसको कहेंगे हम कि हाँ भाई, हर बार ये नवाचार लेकर आया है, कुछ न्यू आइडियाज ला रहा है, उनको इंप्लीमेंट कर रहा है, तो ये होगा एक उद्यमी। आया समझ में, चलो तो जरा जल्दी से देखते हैं। हाँ, और ये जो नवाचार है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई। रेस्टोरेंट तो कोई भी ओपन कर सकता है, हर पर्सन, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं जाती, हर पर्सन रेस्टोरेंट ओपन करता है। मैटर ये करता है कि उसके रेस्टोरेंट में बाकी सबसे क्या डिफरेंस है, ठीक है। अगर उसमें कुछ उसने नया किया है, कुछ सृजनात्मकता वाली चीज लेकर आया है, तो उसे कहा जाएगा क्या, रेस्टोरेंट जो ओपन कर रहा है उसे कहेंगे हम एक उद्यमी। वरना हर पर्सन, भाई देखो, सारे जितने भी शेफ होते हैं अच्छे खाना बनाते हैं, ऑब्वियस है, जब भी तो उसके यहाँ खाने आएंगे लोग। बट अगर कुछ आप उसमें एक्स्ट्रा चीज करोगे, आप ऐसा कर सकते हो कि भाई खाने के साथ बढ़िया सा उन्हें और भी कुछ चीजें प्रोवाइड कर रहे हो, भाई गेम्स वगैरह दिखा रहे हो, जैसे कि एक वो राधा की धानी करके एक प्लेस हुआ करता था, वहां पे वो कठपुतलियों का डांस दिखाते हैं, भाई कुछ नई चीज है, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं उसकी तरफ, है कि नहीं। तो ऐसी कुछ चीजें आपको लेकर आनी पड़ेगी हमेशा। चलते हैं तो नेक्स्ट चीज की तरफ बात करते हैं, उद्यमी नए उपक्रम की स्थापना, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है नियंत्रण, देन इसके बाद लिखा हुआ है निर्देशन करने के साथ साथ परिवर्तन और नव प्रवर्तन भी करता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट से यहाँ पे चीजें आ रही है। सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है स्थापना, दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है नियंत्रण, और तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है निर्देशन, ठीक है। तो अब ये क्या हो रहा है भाई, चलो तो यहाँ पे अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम अडानी जी का, ठीक है। तो अडानी जी ने एक कंपनी बनाई, अडानी एंटरप्राइजेस, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंपनी बनाई, बहुत अच्छा, कुछ नए नए से आइडिया लेकर आए कि अभी हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन एनर्जी का यूज करेंगे। अभी रिसेंटली न्यूज आई थी, अभी बहुत ग्रीन एनर्जी के पीछे पड़ा हुआ है अडानी, अडानी जी मतलब, अडानी मतलब उनकी कंपनी, ठीक है, ग्रीन एनर्जी के पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। अभी हाइड्रोजन एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो भाई ये कुछ नया इनिशिएटिव ले रहे हैं ना, उसके पीछे रिसर्च के लिए पैसा लगा रहे हैं ये, कि कैसे हम हाइड्रोजन एनर्जी को लेकर आ सकते हैं हमारे भारत में। आया समझ में, तो ये क्या कर रहे हैं, उसके पीछे अपनी चीजें लगा रहे हैं, अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं, कुछ नई चीज लेकर आना चाह रहे हैं। और ये जो नई चीज लेकर आ रहे हैं ना, यही एक्चुअली में इन्हें पावरफुल बनाते हैं, इन्हें पैसा बनाते हैं, ठीक है। जो चीज पुराने टाइम पीरियड से चली आ रही है ना, वो तो हमेशा से ही चली आ रही है,
ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लो नोकिया का। आज के टाइम पे एमआई के फोन क्यों चल रहे हैं, आज के टाइम पे रेडमी के मोबाइल्स क्यों चल रहे हैं, क्योंकि शायद जो चेंजेस नोकिया को लेकर आ जाना चाहिए था। सबसे पहले जो कंपनीज की बात करते हैं, मोटोरोला आई थी भाई मोबाइल के मामलों में, सबसे पहले मोटोरोला ही आई थी, मोटोरोला लेकर आया था मोबाइल। पुराने टाइम पीरियड की बात करो तो नोकिया के मोबाइल चलते थे अच्छे तरीके से। बट आज के टाइम पे अगर आप बात करो मोबाइल लेने जाओ तो कौन मोबाइल खरीदता है नोकिया का, कोई नहीं। ठीक है, नहीं खरीदते भाई, क्यों नहीं खरीदते, क्योंकि जो चेंजेस उसे लेकर आना चाहिए था, जो नवाचार नोकिया को लेकर आ जाना चाहिए था, जो रिसर्च उसे करना चाहिए था, मार्केट के साथ साथ उसे क्या लेकर आना चाहिए था, ये परिवर्तन लेकर आना चाहिए था, उसने नहीं लेकर आया। और ये जो परिवर्तन वो नहीं लेकर आया, इसी ने ही उसको डुबा दिया। आया समझ में। आज के टाइम पे जियो चल रहा है, ठीक है, जियो चल रहा है। अभी रिसेंटली उन्होंने क्या किया, अपने प्लान को और ज्यादा महंगा कर दिया, ठीक है, खुद के बेटे की शादी करवाने के चक्कर में प्लान महंगा किया जा रहा है। बट इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि बाकी जो सारे उनके कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे कि ये एक वीआई था, ठीक है, ये भी हुआ था एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। ठीक है, ये वोडाफोन आइडिया का मर्ज हो गई थी जब कंपनी, तो ये वीआई बनी। ठीक है, अब ये वीआई हुई, आपकी बीएसएनएल हुई, देन आपके एयरटेल हुई, ये सारे इनके साथ प्रॉब्लम क्या हुई, अब ये वीआई आज के टाइम पे भाई सारे लोग सर्विस दे रहे हैं 5G में, ये वीआई 4G ही अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं। तो भाई सर्विस क्यों खरीदेगा कस्टमर, जो कस्टमर रहेगा सर्विस तो वो उसे ही प्रेफर करेगा ना जो ज्यादा बेटर देगा। तो जियो ने अपना बिल्कुल अपने तरीके से उसने प्रयास किया, पैसा लगाया स्टार्टिंग में, तो बिल्कुल पर्सन जो कस्टमर होगा उसकी तरफ जाएगा। ऑब्वियस है, कस्टमर चाहता है अच्छी से अच्छी सर्विस। और अगर आप सर्विस में ये परिवर्तन नहीं लाओगे, समय के साथ आपने क्या नहीं लाए, परिवर्तन नहीं लाए, आपने तुरंत यहाँ पे 5G जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें नीलामी के लिए चीजें परचेस नहीं की, तो आपको क्या हो जाएगा, मार्केट के जो कस्टमर रहने वाले हैं वो डिनाई कर देने वाले आपकी सर्विसेज के लिए, और आपको हो जाएगी हानि। इसलिए एक एंटरप्रेन्योर में ये नव परिवर्तन वाली चीज हमेशा होनी ही चाहिए। आया समझ में। चलो, और ऐसा नहीं है कि जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तभी होना चाहिए, जब इंटरनेट आया तभी होना चाहिए। भाई आपका बिजनेस चल चुका है, आपको बीच बीच में परिवर्तन लेकर आना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप पीछे रह जाओगे। जैसे कि एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं हम टाटा का। ठीक है, टाटा बहुत पुरानी कंपनी है, सभी को पता है, बट टाटा ने एक काम बहुत अच्छा किया है, हर बार ये मार्केट के साथ चला है। ठीक है, टाटा हर बार मार्केट के साथ चला है, जैसे ही मार्केट में आने होते हैं चेंज, टाटा तुरंत लेकर आ जाता है वो सारी चीजें। ठीक है, टाटा को ये लगता है अभी मार्केट को चाहिए नैनो, तो टाटा क्या करता है, नैनो कार निकाल देता। हालांकि वो उनका एक्सपेरिमेंट बेकार हो गया था, लोगों ने नहीं खरीदी नैनो, बट जैसे ही लोग उनको पता चला तुरंत उन्होंने वो चीजें शिफ्ट कर दी और दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए, नैनो बनानी बंद कर दी। ठीक है, बट नवाचार तो लेकर आया था। ठीक है, सेम चीज आप बात करो, देखो अभी भी आईटी की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, टीसीएस ही है, टाटा की है कंपनी। ठीक है, क्यों है ये, क्योंकि इन्होंने क्या चीजें समझी पहले ही टाइम पे, तुरंत चीजों को चेंज करते चले सारे लोग। आया समझ में। तो इनकी जो एंटरप्रेन्योरशिप वाली चीज है, परिवर्तन वाली चीज है, ये बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, जो हाँ ये आज जो उद्यमिता की क्लास रहने वाली है ना, इसमें थोड़ी से ज्यादा चीजें समझने वाली है एक्चुअली में। थ्योरेटिकल लेवल पे तो कैसे लिखूंगा, लिखना है हमें ये बता ही दूंगा, यही पॉइंट तो आपको मेंशन करके आने वाला है। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि एक एंटरप्रेन्योर में कौन कौन से लक्षण होने चाहिए, एक उद्यमी में कौन कौन से लक्षण होने चाहिए। तो लक्षण में देखो, दो चार चीजें इतनी बार बोल रहा हूं, जैसे एक तो जोखिम उठाना, दूसरी चीज सृजनात्मकता, तीसरी चीज नवाचार, और चौथी चीज ये परिवर्तन वाली है। चार चीज मेंशन कर दी। आया समझ में। और इसके बारे में कुछ चीज लिख ली अपने मन से, एग्जाम्पल दे दिए। यही चीज पूछेगा एमपीपीएससी और यही हमें पढ़ना है। ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं। अब इसके आगे अब बढ़िया से आ जाते हैं कुछ परिभाषाओं को लेकर, और परिभाषाओं को अब हम एक एक करके करने वाले हैं डिकोड। ठीक है, हर एक परिभाषा में क्या लिखा हुआ है उन वर्डिंग्स को आपको मैं समझाने वाला हूं। चलो, तो सबसे पहले नंबर पे एक पर्सन आए जिनका नाम है पीटर किलबई के अनुसार, ये सारे इकोनॉमिस्ट ही हैं, और मतलब मोस्टली ये सारे इकोनॉमिस्ट ही होने वाले हैं, ये अपनी अपनी परिभाषा देंगे एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर। ठीक है, चलो, तो इन्होंने बोला कि उद्यमिता व्यापक क्रियाओं का सम्मिश्रण है। अभी तक हमने उद्यमिता अच्छे से देखी नहीं है, अभी हम समझ रहे हैं एक एक करके। ठीक है, उद्यमिता
एक लाइन में समझने वाली चीज नहीं है, एक एक करके हर एक पॉइंट को पढ़ेंगे। अभी तक हमने इसमें निर्देशन जो पिछली उसमें लिखा था स्लाइड में, निर्देशन और समन्वय, ये समझा नहीं है, समझेंगे अब हम इन्हें, ठीक है। चलो, तो उद्यमिता व्यापक क्रियाओं का सम्मिश्रण है। इसमें विभिन्न क्रियाओं के साथ साथ बाजार अवसरों का ज्ञान प्राप्त करना, बहुत ही बढ़िया लाइन, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, बाजार अवसरों का ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। अब इसका एग्जांपल कैसे लेते हैं, तो 2020 की बात है जब कोरोना चल रहा था, ठीक है, जब कोरोना चल रहा था। अब सबसे पहले अवसर किसने उठाया, तो कोरोना के टाइम पे अवसरों की बात की जाए तो अवसरों में सबसे, देखो बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे हो गए, मास्क बनाना महिलाओं ने स्टार्ट किया, बिल्कुल अच्छा है एंटरप्रेन्योरशिप के लेवल पे भाई। लोगों को लगा कि अब भाई क्या आने वाला है, कोरोना आ गया अच्छे लेवल पे, अब धड़ाधड़ बिक्री होगी मास्क की, क्योंकि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, ऐसे स्लोगन आ गए। मास्क तो जरूरी रहेगा, बढ़िया से कंपनी बनाते हैं, मास्क की मास्क बनाएगी, पीपी किट बनाएगी। पीपी किट पता है कितनी महंगी आती है, जितना आप सोच भी नहीं सकते। लोगों ने क्या काम किया, बढ़िया से जल्दी जल्दी अपनी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट कर दिया। उन्होंने क्या समझा, इस मार्केट को समझा, इस बाजार के अवसरों का ज्ञान प्राप्त किया। उन्हें पता चला कि भाई बाजार में क्या चीजें चल रही है। कुछ लोगों ने तो ऐसा भी किया, बहुत सारे ऐसे लोग थे, इन्हें जैसे ही पता चला कि भाई बाजार डाउन चल रहा है कोरोना के टाइम पे, सारे शेयर लोगों ने बेच दिए, तो बहुत सारे लोगों ने शेयर खरीद भी लिए। बट उन्होंने क्या जोखिम उठाया उस टाइम पे। हालांकि एंटरप्रेन्योर ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट एग्जांपल बता रहा हूं, बहुत सारे लोगों ने कंपनीज क्या करी उस टाइम पीरियड पे। अगर किसी ने कंपनी स्टैब्लिश कर दी होगी तो बहुत चली भी होगी उसकी कंपनीज, ठीक है। तो ये सब क्या है, बाजार के अवसरों का ज्ञान प्राप्त करना। इसी टाइम पीरियड पे जितने भी इंडस्ट्रीज थी, जो मैकेनिकल इंडस्ट्रीज थी, इनको भी लाभ हुआ। पूछो कैसे, इन्होंने एक काम किया, जैसे ही इनको पता चला कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ठीक है, इन्हें क्या पता चला, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो जितनी भी इंडस्ट्रीज थी जिनके पास ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो सकता था, उन्होंने क्या किया, बढ़िया बढ़िया तरीके से जल्दी जल्दी ऑक्सीजन का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। इसी टाइम पीरियड पे सबसे ज्यादा जो लाभ हुआ था कोरोना के टाइम पे, वो किसे होने वाला था, सारी फार्मा कंपनीज को होने वाला था, ठीक है। फार्मा कंपनी मतलब मेडिसिनल पर्पस के लिए जो चीजें बनाने वाली है, ठीक है। सबसे ज्यादा इस टाइम पीरियड की जितनी भी फार्मा कंपनीज है, ये बूम पर चल रही थी, ठीक है, क्योंकि दवाइयों की धड़ाधड़ नीड थी, ठीक है। तो ये सारे जो भी स्टार्टअप, अब किसी ने समझ लिया होगा इस टाइम पीरियड पर ही कि यार ये सही टाइम है फार्मा कंपनी ओपन करने का, तो बिल्कुल बढ़िया उसने क्या किया, इस अवसर को पहचान लिया कि ये अवसर बेस्ट है एक फार्मा कंपनी बनाने का। जैसे आज के टाइम पे अभी अगर बाजार के अवसरों को देखा जाए, तो अभी अगर किसी ने स्टार्ट कर दिया है क्या, ईवी बनाना, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाना, अगर किसी ने स्टार्ट कर दिया है क्या, सोलार पैनल बनाना, ठीक है, तो ऐसी कंपनी आगे चलकर क्या हो जाएगी, प्रॉफिट में आ जाएगी। क्योंकि इन्हें क्या पता है कि आगे इनका ही जमाना रहने वाला है, जो सरकार रहेगी वो भी अभी इनको सपोर्ट कर रही है। तो अगर मैं आज बाजार के हिसाब से ये कंपनी बना दूंगा तो क्या हो जाएगा, कल को मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। तो बाजार के अवसरों का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा देखो, अब उत्पादन के साधनों का संयोजन। अब पता तो रहता है हमें कंपनी बनाना है, चीजें लेकर आना है, फार्मास्यूटिकल कंपनी बना रहे हैं, अब लेकिन कहां से कच्चा माल लेकर आना है, कहां पे किसको डिलीवर करना है, ये सारी चीजों को मैनेज करना भी एक एंटरप्रेन्योर को आना ही चाहिए। जब वो सारी चीजों को जोड़ सकेगा, इन सारी चीजों को प्रबंधित कर सकेगा, हर एक जगह पर एक पर्सन को बैठा सकेगा जो इसे क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, इन चीजों की देख रेख करेगा। जो अपॉइंट करने वाला है एक एंटरप्रेन्योर, हर एक पर्सन को अपॉइंट करेगा वो कि भाई तुम मैनेजर हो, तुम यहाँ पे ये चीज संभालोगे, ये हर काम उस एंटरप्रेन्योर को आना ही चाहिए। क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर जीरो से शुरुआत करता है एक्चुअली में, तब उसे एंटरप्रेन्योर कहा जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उसे स्टार्टिंग तो जनरली जितनी भी कंपनीज होती है ना, ये 2-3 लोगों से ही स्टार्ट होती है, धीरे धीरे चीजें बिल्डअप होती जाती है और कंपनीज बहुत बड़ी बन जाती है। ज्यादातर कंपनीज ऐसी ही होती है, जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं, जो यूनिकॉर्न्स वगैरह होते हैं ना, ये बहुत छोटे लेवल से बनती हैं, गिने चुने कुछ लोग होते हैं, धीरे धीरे चीजें बढ़ती जाती है और एक्सपांड इतनी ज्यादा हो जाती है कि आज के टाइम पे बड़ी बड़ी कंपनीज हो जाती हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे याद रखना, प्रबंधन करना उसे आना चाहिए, उत्पादन तकनीक और वस्तुओं को अपनाना भी उसे आना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज अगर किसी में इंक्लूड, किसी पर्सन के अंदर होगी, तो परिभाषा के अनुसार वो क्या कहलाने वाला है, उद्यमिता कहलाने वाला है। आया समझ में। तो इतनी सारी प्रक्रियाएं होती है
ये सारी चीज इंक्लूड करते हैं कौन? पीटर किलबाई। अब एक और पर्सन आने वाला है जिसे हम क्या बोलेंगे? जोसेफ एफ शुम्पीटर। तो ये शुम्पीटर के अनुसार उद्यमिता एक नव प्रवर्तनकारी कार्य है, यह स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व का कार्य है। अब देखो एक और गुण दिखता जा रहा है, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे ना लक्षणों के बारे में, उद्यमिता के लक्षण के बारे में, तो ये सारी चीज आएगी वहां पर। ये देखो ये नेतृत्व वाला काम भी हो जाने वाला है किसके अंदर? ये नेतृत्व वाला गुण हो जाने वाला है एक एंटरप्रेन्योर के अंदर, और एंटरप्रेन्योरशिप में भी हम इसे इंक्लूड करने वाले हैं, उद्यमिता के अंदर भी नेतृत्व वाली चीजों को इंक्लूड करने वाले हैं। अब देखो जब आपसे एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आएगा, उद्यमिता से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, तो कोई भी एक आप डेफिनेशन अभी याद कर लो। हमेशा उस डेफिनेशन को उसके एक पर्सन के अनुसार, ये देखो पीटर एफ ड्रकर या फिर इसकी याद कर लो, किसी भी एक पर्सन की क्या कर लो? डेफिनेशन याद कर लो। और अगर आप इसके नाम के साथ उसकी डेफिनेशन लिख देते हो ना, तो ये कॉपी चेकर पे बहुत ज्यादा क्या करती है? अपना अच्छा पॉजिटिव वाला इफेक्ट डालती है, ठीक है। जैसे कि अब मुझे लिखना होगा उद्यमिता के बारे में, तो मैं ये H.W. जॉनसन की बढ़िया सी एक डेफिनेशन लिख दूंगा इनके अनुसार, क्योंकि मुझे केवल 3 वर्ड से याद रखने। एक याद रखना है अन्वेषण, दूसरा वर्ड याद रखना है नव प्रवर्तन, और तीसरा याद रखना है मुझे अनुकूलन। ये 3 वर्ड कह रहे हैं वो अपनी परिभाषा में, और इन तीनों आधारभूत तत्वों का योग ही हो जाता है क्या? उद्यमिता हो जाता है, ठीक है। अब ये 3 वर्ड्स कौन कौन से पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है क्या? अन्वेषण, चीजों को समझना, इसका एक्सप्लोर करना, चीजों को हर एक जगह पे जाकर देखना कि हाँ भाई किस तरीके से मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं, ये होगा अन्वेषण वाला तरीका, ठीक है। तो जब चीजों को समझना होगा उसके लिए अन्वेषणात्मक ये प्रवृत्ति तो होनी ही चाहिए व्यक्ति के व्यवहार में, तभी वो एंटरप्रेन्योर कहलाएगा, ठीक है। देन ये दूसरी चीज क्या लिखी हुई है? नव प्रवर्तन, चीजों को चेंज करना, नया कुछ नया इनोवेशन लेकर आना। और तीसरी चीज लिखा हुआ है अनुकूलन, समय के साथ स्वयं को परिवर्तित करना भी एक इसका बढ़िया सा एग्जाम्पल है। आया समझ में? बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे ही, ठीक है। आया समझ में? चलो तो ये 3 वर्ड हमें याद रख सकते हैं W.H. जॉनसन की इस परिभाषा के अनुसार। अच्छा अब अगले देखो यहाँ पे रॉबर्ट लैम्स के अनुसार क्या लिखा हुआ है इन्होंने? उद्यमिता सामाजिक निर्णय का वह स्वरूप है जो आर्थिक नवप्रवर्तनों द्वारा यहाँ पर संपादित किया जाता है। इसके बाद लिखा हुआ है क्या? उद्यमिता पर्यावरण सृजनात्मक एवं नवप्रवर्तनकारी प्रत्युत्तर है। और लास्ट में लिखा हुआ है क्या? यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे व्यवसाय में अवसरों को अधिकाधिक करना अर्थपूर्ण है, वास्तव में उद्यमिता की यही सही परिभाषा है। तो इनमें से कोई भी एक परिभाषा याद कर लेंगे हम, जो हम हमारे मेंस के लेवल पे आंसर में लिखकर आने वाले हैं, ठीक है। आई थिंक आपको इतनी चीज बिल्कुल समझ में आई होगी। चलो तो इसमें कोई भी आपको डाउट 100% नहीं होगा। अब जो हमारी कल की क्लास रहेगी, हम कल अब इसे कंटिन्यू करते हैं, और पहला टॉपिक अब हम कल पढ़ने वाले हैं उद्यमिता की अवधारणा को, ठीक है। तो आई होप पहली क्लास में आपको बहुत मजा आया होगा और बहुत ही सिंपल वे में आपने इसे समझा होगा, इसमें कुछ भी इशू आपको नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलो तो जरा जल्दी से कमेंट करके बता दो जो ऑनलाइन है हमारे साथ। यस जरा जल्दी से कमेंट करके बताओ चीजें समझ में आई, इसमें तो कोई डाउट नहीं हुआ। यस चलो अभी आज जितनी चीजें सुनी, आज जो एग्जाम्पल सुने, बहुत ही बढ़िया से कनेक्ट कर पाए हो ना आप इससे? एग्जाम्पल से कनेक्ट कर पाए हो? यस यस शैल जल्दी से कमेंट करो। यस वैभव कमेंट करो गाइज। चीजों को कनेक्ट कर पाए हो? ऐसे एग्जाम्पल सिंपल वाले ही चलेंगे ना, ज्यादा टफ एग्जाम्पल तो नहीं लेके आने वाला, लाना है ना? हाँ क्योंकि एग्जाम्पल हम वही सारे लेंगे जो हमसे कनेक्टेड हो सके। अडानी जी का नाम सबने सुना है, तो अडानी जी का एग्जाम्पल लेंगे हम, ठीक है। चलो तो अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। कल भी बिल्कुल सिमिलर टाइम होने वाला है, कल भी आपकी क्लास इसी टाइम पीरियड पर होने वाली है 7 PM पर। तो मिलते हैं कल की क्लास से, और कल से हम ये हर एक टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक है आपके सिलेबस में, कल से हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल साथ रहना, ठीक है। कुछ भी इशू आए तो बिल्कुल आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। टिल देन अपना ध्यान रखो। चलो नहीं एक्चुअली में इंग्लिश में पूरा मतलब इंग्लिश तो वो लेने वाले हैं, प्रखर सर लेने वाले हैं, अपन हिंदी में ही चीजों को, बट बाकी एग्जाम्पल सिंपल से समझ में आ जाएंगे। वर्ड्स मैं उद्यमिता से ज्यादा वर्ड तो एंटरप्रेन्योरशिप ही बोल रहा हूँ,
ठीक है, हाँ, क्योंकि कुछ चीजें सिंपली समझ में आ जाएगी, उसमें कोई इश्यू नहीं जाएगा. यू कैन कंटिन्यू विथ हिंदी ऑल्सो. ठीक है, सो डोंट वरी, विल मीट सून टुमारो एट 7 PM. ओके, टिल देन अपना ध्यान रखें, मिलते हैं. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत. चलिए.